Hey there, how are you guys doing? I hope everyone's great. I am great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor. Let's start with today's class. आज हम कवर करने वाले हैं लीगल मैक्सिम फ्रेजेस एंड वर्ड्स का पार्ट 2. इसमें हम बेस्ट ऑफ मैक्सिम्स कवर करेंगे. पार्ट 1 इफ यू हैवंट वॉच यू मस्ट गो एंड वॉच इट आउट. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सारे इंपॉर्टेंट है. दिस इज पार्ट 2. देयर आर गोइंग टू बी 4 पार्ट्स टू इट. 4 पार्ट्स में तुम्हें सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ अब हमारा ये टॉपिक हो गया है. मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ मैक्सिम्स लाकर तुम लोग के साथ डिस्कस करके नहीं खत्म करने वाली हूँ. आई वांट टू डिस्कस द मैक्सिमम पॉसिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. आई वांट टू डिस्कस हियर. वन थिंग आई वांट टू टेल यू, तुम कोई भी गाइड उठाओ, पिक अप यूनिवर्सल गाइड फॉर इंस्टेंस. उस गाइड में तुम अगर मैक्सिम्स करके देखो, यू विल नॉट इवन रिमेंबर वन मैक्सिम. आई प्रॉमिस यू दैट. बिकॉज वो मैक्सिम्स रेलेवेंट ही नहीं है. वो रेलेवेंट है एलएलबी एग्जाम के लिए, मतलब एलएलबी के लिए, नॉट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेसिकली. तो वो हमें नहीं करने हैं, इतनी डेप्थ में जाना ही नहीं है. वो पार्ट हमें यूनिवर्सल का देखना ही नहीं है. This video is relevant for DLLB, CLAT, ALET, MHCT, SLAT, PU, every exam, every law entrance exam you talk about. NLSIU 3-year law इंट्रोड्यूस हो चुकी है, उसके लिए भी एक बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहते हैं. कवर द सिलेबस, ये सारा सिलेबस कवर करो एंड यू रॉक इट, आई प्रॉमिस. राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. आज हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं. देखते हैं कौन कौन से फ्रेजेस हैं, क्या क्या मैक्सिम्स आ रहे हैं. कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब बहुत पुराना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. व्हाट इज कैविएट एम्प्टर, व्हाट इज कैविएट वेंडिटर. Caveat emptor means let the buyer be aware. Let the buyer be aware is caveat emptor. Wherever this word caveat comes, make sure you know they're talking about some sort of warning. Warning की बात हो रही है. Caveat emptor means let the buyer be aware. In case you go to some place and you buy something, कोई चीज तुमने buy करी और तुमने घर आके देखा तो टूटी हुई है. There you have to check it कि वो टूटी ना हो when you're buying it. So your buyer has to be aware. Whenever there is sale of goods, तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें सही गुड्स दिए जा रहे हैं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, किसी का रंग तो नहीं उड़ रखा है, so on and so forth. कोई भी डिफेक्ट देखना सेलर की मिस्टेक नहीं है. सेलर तुम्हें सेल कर रहा है तो वो उसकी ड्यूटी नहीं है, वो बायर की ड्यूटी है when you are buying the things out, right? So at times of sale of goods, you have to see that the goods are not with defect, defect free है. सेल ऑफ गुड्स में लेट द बायर बी अवेयर, राइट? बायर बी वेयर. देन कैविएट वेंडिटर. जब ऐसे आजकल लोग वेंडर्स होते हैं ना, वेंडर्स क्या होता है, रेडी वाले है ना, वो सेल करते हैं. तो कैविएट वेंडिटर, अगेन कैविएट इज अ वार्निंग. कैविएट वेंडिटर मींस लेट द सेलर बी अवेयर. सेलर किस केस में अवेयर होगा? अब तुम बोलोगे कि मैम सारी बात तो तुमने बायर के ऊपर डाल दी कि बायर को चेक करना है डिफेक्ट है या नहीं है, तो ये तो तुमने कैविएट एम्प्टर बोल दिया. अब कैविएट वेंडिटर कहाँ आएगा? Caveat वेंडिटर हम यूज करते हैं seller be aware. For instance, I go to some house and I tell them I want to buy cloth for so and so purpose. Maybe my purpose is something else and वो जो क्लॉथ दे रहा है वो किसी और कोई और क्लॉथ दे रहा है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा है, मेरा पर्पस कुछ और यूज के लिए है. तो इन दैट केस सेलर विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज ही न्यू द पर्पस. मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, उसने मुझे गलत चीज दी है. अब कपड़े की पहचान होना, क्या सिल्क है, क्या पश्मीना है, क्या कॉटन है, ये सब चीजें मैं अवेयर नहीं हूं. I don't know about this and everyone might not be aware. Here seller is responsible. So seller has to be aware before selling any cloth, before selling any such good, that वो उनके पर्पस को फिट कर रही है, वो उनके पर्पस के लिए मेंट है. When I have told you that so and so is my purpose, in that case seller has to be aware. तो liability किसके ऊपर हो जाएगी? seller के ऊपर हो जाएगी, right? फिर जस्ट. अब जस्ट मतलब होता है लॉ. इट ऑल्सो मीन्स राइट, इट ऑल्सो मीन्स जस्टिस. सो जस्ट, लॉ, राइट, जस्टिस ये होता है. कभी भी से जस्ट नहीं पूछेंगे. और इन केस दे कैन आस्क यू ऑल्सो जस्ट पूछ सकते हैं. दिल आस्क यू जस्ट नेचुरली क्या होता है. देखो नेचुरल से पता लग रहा है, नेचुरली से पता लग रहा है नेचुरल मीन्स ह्यूमन मतलब समथिंग दैट्स गोइंग ऑन नेचुरली जो हो रहा है, कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे हो. देयर इज नो प्रिटेंस इन समथिंग, इट इज ऑल नेचुरल. सो जस्ट नेचुरल का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज ह्यूमन involved, there is human behavior, human attitude involved, there is moral principles rather than हम strict application करें किसी law का, right? तो philosophical system है legal and moral principles का that are purported, मतलब पर्पस क्या है? ह्यूमन नेचर को लाना, मॉरल प्रिंसिपल्स को देखना कि क्या सही है क्या गलत है, rather than क्या करना, rather than
लॉ देखना, लीगल प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करना, जुडिशियल एक्शन देखना कि जुडिशरी क्या कहती है, क्या स्टैट्यूट बना हुआ है, क्या लॉ बना हुआ है। हम जस्ट नेचुरल में देखते हैं भाई इंसान के दिमाग से क्या सही है क्या गलत है, राइट। हमारे भी तो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मॉरल एथिक्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो जस्ट नेचुरल में वो देखा जाता है, राइट। तुम लोग फिगर आउट कर सकते हो इन चीजों से, इन चीजों से फिगर आउट हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है उससे फिगर आउट करो कि क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर जस्ट कॉजेंस। अब ये जस्ट कॉजेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट कॉजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल लॉ में काम आता है। जस्ट कॉजेंस होते हैं दोज लॉज, दोज राइट्स जो कि तुम कभी भी इंफ्रिंज नहीं कर सकते हो, किसी के कोई वायलेशन नहीं हो सकता है। अगर तुम थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ के बारे में जानो तो इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटीज जो होती हैं, जो उन्हें रैटिफाई करता है, मतलब उनको हामी देता है, मानता है उन्हें, वही उनको अबाइड बाय करता है। हर कोई इंटरनेशनल लॉ से अबाइड नहीं करता है, ठीक है। जिसने उस ट्रीटी को साइन किया है वही उनकी प्रोविजंस को देखेगा और वही उनसे बाउंड होगा। बट जस्ट कॉजेंस होते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऐसे होने, जीनोसाइड है, तुम्हें चाइल्ड लेबर है, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर तुम एस्केप नहीं ले सकते हो। तुमने वो साइन किया है नहीं किया है, तुम्हें वो इंटरनेशनल लॉ को कंसिडर करना पड़ेगा और यू विल बी हेल्ड लायबल। जस्ट कॉजेंस को हम पर एम्प्टी नॉर्म भी बोलते हैं, याद रखना, पर एम्प्टी नॉर्म या जस्ट कॉजेंस या हम कंपेलिंग। कंपेल का मतलब क्या होता है, किसी को फोर्स करना, समथिंग दैट फोर्स यू। ही कंपेल्ड मी टू गो टू स्कूल। कंपेल मींस मेरे को फोर्स किया, उसने जबरदस्ती करी, राइट। कंपेलिंग लॉ होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, दैट इज एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स हियर मींस कंट्रीज, राइट, एज अ नॉर्म फ्रॉम विच नो डेरोगेशन। डेरोगेशन मींस डिविएशन, मीन रिलैक्सेशन या एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज को फॉलो ना करना, अनादर करना, राइट। फिर इज परमिटेड, नो डेरोगेशन इज परमिटेड, मतलब तुम रिलैक्स नहीं हो इस चीज से, फॉलो करना है तो करना है। इसमें क्या क्या आता है देखो यहाँ पे, जीनोसाइड मींस इंसान को मार देना, इज जीनोसाइड। देन स्लेवरी, स्लेव ट्रेड, ठीक है, स्लेवरी क्या, किसी को बंदिश बना के रखना, ये सब चीजें तुम नहीं कर सकते हो। टॉर्चर नहीं कर सकते हो, किसी भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो इंसान को। इन सब चीजों से तुमने रैटिफाई किया है नहीं किया है, यू आर बाउंड बाय दैट, दैट इज व्हाट इज जस्ट कॉजेंस इन इंटरनेशनल लॉ, राइट। प्रोलॉन्ग आर्बिट्री डिटेंशन, मतलब अपना मन किया किसी को जेल में डाल दिया और उसको बाहर ही निकाल रहे हो, ना उसको सुन रहे हो। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मींस तुम इस कलर के हो तुम उस कलर के हो, डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब चीजें आती हैं जस्ट कॉजेंस में। एनी एक्टिविटी और ट्रीटी कैरीड आउट बाय स्टेट्स or international organization that contradict human dignity and rights will offend the concept of just causes। कोई भी तुम ट्रीटी में आ रहे हो जो कहती है ट्रीटी की तुम जियोसाइड करो, ह्यूमन स्लेवरी करो, स्लेव ट्रेड करो, इन सब चीजों का अगर कोई अग्रीमेंट है जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये जस्ट कॉजेंस के कंसेप्ट को वायलेट करेगा और ये क्या होगा, ये वॉइड होगा, ये एब्सोल्युटली वॉइड माना जाता है। something that is in contradiction with just causes। Make sense? Next देखते हैं, respondent superior। superior हो गया, कौन हो गया respondent, मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है, the master must answer the legal doctrine, must answer ये अलग है, ठीक है, must answer the legal doctrine according to which employer responsible होता है actions of the employees के लिए। respondent superior मतलब अगर आज मेरा ड्राइवर का टाइम है 10 AM to 8, ठीक है, 10 AM to 8 PM and in course of employment he does something wrong, as in किसी वो जा रहा था मेरे किसी रिलेटिव को छोड़ने और बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए ड्राइवर तो रिस्पॉन्सिबल होगा बट आई विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल जो ओनर है, राइट। सो यही कहता है मास्टर, मास्टर मीन्स हु, आई ओन हिम, मेरे अंडर काम कर रहा है जिसकी लायबिलिटी है, सो आई हैव टू आंसर। लीगल डॉक्ट्रिन मींस एम्प्लॉयर जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है अपनी एम्प्लॉय की एक्शंस के लिए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग होना चाहिए द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अब मीनिंग बहुत वाइड हो सकता है कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था नहीं था, ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है। फॉर इंस्टेंस 8 बजे के बाद वो कहीं गया है, ठीक है, 8 बजे के बाद उसकी ड्यूटी खत्म हो रही है, वो कुछ कर रहा है, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बट ड्यूरिंग द टाइम दैट ही इज अंडर मी, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर का मतलब यही होता है, मास्टर विल हैव टू आंसर, मास्टर विल बी लायबल। मेक सेंस? नेक्स्ट देखो,
क्विक फैसेट पर, एलियम फैसेट पर से। इन दोनों को मैंने साथ साथ इसलिए रखा है क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर मीनिंग्स है। क्विक फैसेट पर, एलियम फैसेट पर से होता है लैटिन लीगल टर्म है, मतलब ही हु एक्ट्स टू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसमें आती है एजेंसी की बात, मतलब मेरा कोई एजेंट है, ही इज साइनिंग सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी। अगर कुछ गलत हो जाता है, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? तुम कह दोगे मेरा तो एजेंट ने साइन किया था, मैंने तो साइन नहीं किया, बट इन दैट केस आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। किसके थ्रू काम कर रहा है? ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, मेरे थ्रू एक्ट कर रहा है, डज द एक्ट हिमसेल्फ। मतलब मैं ही काम कर रही हूं, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, मैं किसी के थ्रू करवा रही हूं, बट दैट इज मी ओनली, इट्स ओनली आई एम डूइंग। इसमें एजेंसी की बात हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी आ जाता है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर में आ जाता है कि मास्टर आंसर करेगा। इसमें बात आती है कि एम्प्लॉयर जो है लायबल रहेगा अगर एम्प्लॉय उसके अंडर कोई काम कर रहा है और उससे कोई गलती हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड क्विक फैसेट पर, एलियम फैसेट पर से कहता है दैट इफ आई एम, मेरे थ्रू कोई काम कर रहा है तो इट इज सेम एज कि मैं कर रही हूं, राइट? तो एक्ट्स टू अनदर इज सेम एज द एक्ट हिमसेल्फ, राइट? इट इज अ फंडामेंटल लीगल मैक्सिम, फंडामेंटल लीगल मैक्सिम है लॉ ऑफ एजेंसी का। यही बताया ना, लॉ ऑफ एजेंसी, जो एजेंट्स होते हैं तुम्हारे थ्रू काम करते हैं, इज सेम एज तुम ही काम कर रहे हो। ये मैक्सिम ऑफन स्टेट होता है लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर में फॉर द एक्ट ऑफ एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। क्विक फैसेट per allium, facet per se and respondent superior are more or less same, बट हम लॉ ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। इसमें इन्होंने वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करी है। वाइकेरियस लायबिलिटी यही होती है इफ एन एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड समवन और वो कोई गलती कर दे, इन दैट केस एम्प्लॉय विल बी हेल्ड लायबल। इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं बना सकते हैं हम, मीनिंग अलग अलग है। रिस्पोंडेंट सुपीरियर मींस लेट द मास्टर आंसर, और क्विक फैसेट पर, एलियम फैसेट पर से का मतलब होता है दैट he who acts to another acts himself। इसमें भी रिस्पोंडेंट सुपीरियर आ जाता है। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर कह सकते हैं छोटा टर्म है, ये काफी बड़ा टर्म है, बड़ा इन द सेंस ब्रॉडर मीनिंग से मैं कह रही हूं, ठीक है? वाइकेरियस लायबिलिटी कहीं समझो तो वाइकेरियस लायबिलिटी यही होती है कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी एम्प्लॉय की गलती के लिए एंड ही विल हैव टू आंसर, राइट? समझ आया? रिस्पोंडेंट सुपीरियर इसमें भी आ जाता है। फिर एक्टिव पर्सनलिस्ट मॉनिटर कम पर्सोना, ठीक है? एक्टिव पर्सनलिस्ट मॉनिटर कम पर्सोना का मतलब होता है पर्सनल राइट ऑफ एन एक्शन। मॉनिटर मतलब होता है डाइस। इट कैन आल्सो मीन डीके, विदर। मॉनिटर ये होता है, अच्छा तुम लोगों को पता है एक चलो वो कैटेगरी वर्ड भी बताती हूँ, मॉर्चुरी। पता है क्या होती है मॉर्चुरी? जहां पर ना डेड बॉडी को रखा जाता है फॉर सम टाइम्स फॉर हाइजीनिक पर्पसेस, या फिर उसको एग्जामिन करना है, या फिर अभी ब्यूरल होने वाला है, मतलब दफनाया जाएगा उसको, उससे पहले मतलब कुछ डेड बॉडी को सेफ रखना, वो मॉर्चुरी होती है, ठीक है? एक प्लेस होती है, उसको मॉर्चुरी बोलते हैं। तो एक्टिव पर्सनलिस्ट मॉर्चुर, मॉर्चुर मींस डेथ, डीके, विदर, कम पर्सोना। जो पर्सनल राइट होता है ऑफ एक्शन, मेरे अगेंस्ट कुछ हुआ है, मैं कोर्ट में जाकर सू कर सकती हूं, बट जो इंसान मर गया क्या वो सू कर सकता है? क्या वो केस कर सकता है? उसके बिहाफ पर कोई केस कर सकता है? नो। सो दैट पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन मींस योर राइट टू सू एंड्स व्हेन यू डाई। मर गए तो वो राइट टू सू ही खत्म हो गया। पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। याद रखना, एक्टिव पर्सनलिस्ट मॉनिटर कम पर्सोना है। पर्सनल राइट जो होता है एक्शन लेने का, that right dies when a person is dead, right? फिर देखते हैं consensus ad idem। देखो consensus ad idem क्या होता है? ad idem का मतलब होता है of the same mind। याद रखना, ad idem अकेला भी पूछ सकते हैं, of the same mind, सेम विचार जो है, सेम माइंड है, सेम इन एसेंशियल मैटर्स इज ad idem। कंसेंसस का मतलब होता है हार्मनी, कॉन्कॉर्ड, ठीक है? कॉन्कॉर्ड मीन्स आपस में मेल भाव है, एज इन जो मैं कह रही हूं वही तुम कह रहे हो, ठीक है? हमारे बीच में जनरल अग्रीमेंट है सॉर्ट ऑफ, दैट इज कंसेंसस। तो कंसेंसस एड ईडम का मतलब होता है अग्रीमेंट या मीटिंग ऑफ द माइंड्स। मतलब मैं कह रही हूं आई हैव टू हॉर्सेस ए एंड बी, ठीक है? आई वांट टू सेल यू अ हॉर्स एंड यू सेड ओके आई विल बाय योर हॉर्स। मैंने बोला मैं 12,000 में बेचूंगी, तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा हॉर्स खरीद लूंगा। वो सोच रही है मैं इसे 12,000 में बी बेच रही हूं, बट मैं सोच रही हूँ मैं 12,000 में उसे ए बेच रही हूँ।
क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स है ही नहीं। क्यों? मैं कुछ और सोच रही हूँ, वो कुछ और सोच रही है, तो हमारा अग्रीमेंट नहीं सही होगा, बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस एट ईदर। मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, जो वो सोच रही है वो मैं नहीं सोच रही हूँ। शी वॉन्ट्स टू बाय माई ग्रीन कार, आई वॉन्ट टू सेल हर माई रेड कार टू हर। हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया है, बट उसके दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में कुछ और है। कंसेंसस एट ईदर नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड्स यहाँ पर नहीं हो रहा है। म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल असेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ और सोच रही है, मैं कुछ और सोच रही हूँ। There is no consensus at either. And in order to fulfill the contract, there has to be consensus at either. तभी वो contract enforce करा सकते हो, नहीं तो वो contract माना ही नहीं जाता, valid नहीं रहता वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नॉसिटर ए सॉसेस, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रीन है या रूल बोलते हैं, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसे। नॉसिटर ए सॉसेस, मीनिंग ऑफ एन अनक्लियर या एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब भी अनक्लियर ही होता है, जो कि सही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अनक्लियर है, क्या मतलब है नहीं पता। ठीक है, कोई स्टैट्यूट मींस लॉ या कॉन्ट्रैक्ट में कोई वर्ड अगर तुम्हें उसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो तुम उसे कैसे कंसिडर करोगे? कंसिडर करोगे कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज हो रखा है, इन द कंटेक्स्ट दैट इट इज बीइंग यूज्ड। इन दैट सेंस तुम किसी अनक्लियर वर्ड का मतलब फिगर आउट कर सकते हो, इसे रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर टेक्निकल है, टेक्निकल वर्ड है और टेक्निकल में ह्यूमन कहीं आ जाए, तो ह्यूमन या फिर सर्विसेज आ जाए या कंसल्टेंसी आ जाए, तो हमें ये तो पता है ह्यूमन सर्विसेज या कंसल्टेंसी समवॉट रिलेटेड टू ह्यूमन। और टेक्निकल, यहाँ पर टेक्निकल एंड ह्यूमन का रिलेशन कैसे होगा? दैट देयर इज सम ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व। तो आसपास के वर्ड्स देखकर हम एक वर्ड का मीनिंग फिगर आउट कर सकते हैं। एक मतलब ये हुआ, एक मतलब ये हुआ, अगर हम टोमेटो को लिस्ट ऑफ फ्रूट्स में लिख रहे हैं तो वो एक फ्रूट की तरह यूज होगा। एंड इन केस इफ यू आर यूजिंग टोमेटो इन द लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, तो टोमेटो एक वेजिटेबल की तरह यूज होगा। सो यू हैव टू एसोसिएट इन द वे, इन द कंटेक्स्ट दैट इट इज बीइंग यूज्ड, उसे नॉसिटर ए सॉसेस बोला जाता है। राइट, ये बात समझ आए, इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी नोइंग, जिसे रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। देन रेशियो डिसेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जजमेंट अगर जज देते हैं तो उसके पीछे उन्हें लिखना पड़ता है कि मैंने सो एंड सो सेक्शन को अप्लाई किया है, कि उनकी रीजनिंग क्या रही, कौन सा लॉ लगाकर उन्होंने सो एंड सो दिया है, रिजल्ट दिया है, कोई ना कोई डिसीजन दिया है। सो दैट पर्टिकुलर लॉ, पर्टिकुलर रीजनिंग फॉर गिविंग सो एंड सो डिसीजन is called ratio डिसेंडी। रेशियो डिसेंडाई बोलते हैं, कुछ रेशियो डिसेंडी बोलते हैं, रेशियो डिसेंडी बोलो तुम इसे, ठीक है, रेशियो डिसेंडी से बोलते हैं। फिर अगर देखो रेशियो डिसेंडी तो रीजन हो गया, क्या रीजन रहा, क्या लीगल डिसीजन है, क्या लीगल प्रिंसिपल है एक केस का, दैट इज रेशियो डिसेंडी। देन ऑर्बिटर डिक्टा, ऑर्बिटर डिक्टा होता है कैजुअल रिमार्क्स। देखो एक डिसीजन देते हुए अगर जज ने कोई कैजुअल रिमार्क्स दे दिए, अपने ऐसे थॉट्स दे दिए या कोई बात कर दी जो कि इंसिडेंटल है, मीन सेकेंडरी है, मेन उसको अकाउंट नहीं कर रही है, उसे ऑर्बिटर डिक्टा बोलते हैं। जो ये लीगल प्रिंसिपल होता है रेशियो डिसेंडी, तो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग इन द सेंस आगे जाकर भी इसे देखा जाएगा, लोअर कोर्ट इसे फॉलो करेंगे, बट जो अदर थिंग्स जो जज ने बोली है, ऑर्बिटर डिक्टा जो है, जो जज ने वैसी बात बोली है, वो आगे जाकर बाइंडिंग नहीं होता। सो एनीवन आस्क्स यू कि फर्क क्या है रेशियो डिसेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा में? इनमें यही फर्क है कि रेशियो डिसेंडी डिसाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक लॉ जो अप्लाई हुआ है। ऑर्बिटर डिक्टा एक कैजुअल रिमार्क है, जज कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ ना कुछ बात करेगा, वो बात सही भी होगी, अच्छी होगी, रिमार्क्स होंगे उस जजमेंट को लेकर, बट वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो बस जज की ओपिनियन है। बट रेशियो डिसेंडी पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल हुआ है। राइट, रेशियो डिसेंडी जो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो फॉर्मुलेट करे हैं जज ने, दैट हैज बीन अप्लाइड, क्यों? क्योंकि उसको डिसाइड करनी थी, जो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, उसके लिए जो उसने केस डिसाइड किया है, जो सब लीगल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन किया है, दैट इज रेशियो डिसेंडी। देन ऑर्बिटर डिक्टा होता है जो ऑब्जर्वेशन जज ने ली है, उस केस से क्या क्या ऑब्जर्वेशन जज ने बनाई हैं, बट ये एसेंशियल नहीं होती डिसीजन के लिए, बस ये कैजुअल रिमार्क्स हैं। एक लैटिन फ्रेज है ऑर्बिटर डिक्टा, जिसका मतलब होता है एक्सीडेंटली या बाय द वे। बाय द वे या एक्सीडेंटली इज ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर प्रिज्यूमली अननेसेसरी टू द, प्रिज्यूमेबली अननेसेसरी होता है ये जो रिमार्क्स दिए जाते हैं। इट मे इवन बी अ व्यू पॉइंट, तुमने सोचा, यू थॉट अबाउट इट, दैट वाज योर व्यू पॉइंट, दैट वर योर थॉट्स, योर सेंटिमेंट्स,
जिनका कोई भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है. सो नाउ वी नो द डिफरेंस बिटवीन रेशियो डिसेंडाई एंड ऑर्बिटर टेक्टा. मेक सेंस? नेक्स्ट देखो, स्टेयर डिसाइसिस. स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है स्टैंड बाय द डिसीजन. कोर्ट्स जो है साइड करते हैं स्टेयर डिसाइसिस व्हेन एन इशू हैज प्रीवियसली बीन ब्रॉट टू द कोर्ट. अगर कोई केस आया जिससे कि गर्ल्स की एज 18 साल होती है, लीगल एज टू मैरी, अब हो गई है 21 साल, ठीक है, हुई है 16 दिसंबर को, ठीक है, 18 से 21 हो गई. अब कोई आ जाए केस में, कोर्ट में केस करने के लिए कि आई एम ओनली 19 ईयर्स, ठीक है, और ये मेरी शादी कर रहे हैं, ठीक है, लीगल एज क्या है 21, 19 ईयर्स की शादी नहीं कर सकते हो, तो तुम इस केस लॉ को, जो केस लॉ ने बोला कि 18 से 21 हो गई है, उस केस लॉ को साइट कर दोगे. साइट करना मींस बताना, बता देना. कोर्ट साइट करता है केस, मतलब बता देता है कि हम इस केस के तहत तुम्हें ये डिसीजन दे रहे हैं, राइट. तो स्टेयर डिसाइसिस मतलब यू स्टैंड बाय द केस, यू स्टैंड व्हेन एन इशू हैज ऑलरेडी बीन ब्रॉट. पहले ऑलरेडी इशू हो चुका है, तभी एज बढ़ा चुके हैं एंड रूलिंग ऑलरेडी हो चुकी है. अब हम इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे. विल सिंपली टेल यू कि इस केस लॉ के तहत तुम्हें ये डिसीजन मिल रहा है. स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस, और अपहोल्ड करना. अपहोल्ड मींस कंफर्म. अपहोल्ड बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है. अपहोल्ड मींस कंफर्म करना. प्रेसिडेंट्स मींस जो पुराना केस डिसाइड हो रखा है, और मेंटेन फॉर्मर एडजुडिकेशन. जो पहले केसेस, फॉर्मर मींस पुराने, एडजुडिकेशन का मतलब होता है एक केस को सॉल्व करना, उसके डिसीजन देना. एडजुडिकेशन मींस सब एविडेंसेस वगैरह देकर, विटनेस देखकर एक डिसीजन पे आना, दैट इज एडजुडिकेशन. ये सब देखकर हम वी स्टैंड बाय द डिसीजन. स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल यही कहता है. अब कॉमन लॉ और सिविल लॉ का फर्क अलग होता है. इंडिया एक कॉमन लॉ कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन लॉ कंट्रीज. सिविल लॉ कंट्रीज होती है जर्मनी, यूरोप, रशिया, कॉन्टिनेंटल यूरोप, रशिया, ये सब सिविल लॉ कंट्रीज हैं. कॉमन लॉ कंट्रीज में हम पुराने चीजें देखते हैं, मतलब प्रेसिडेंट्स देखते हैं. स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है. अगर केशव नंदा भारती वाले केस में कुछ बोला गया है तो उसे साइड करके डिसीजन आज आ जाएगा कि भाई हमने ये केस लॉ के तहत तुम्हें डिसीजन दे दिया. सिविल लॉ कंट्रीज में कैसा होता है? सिविल लॉ कंट्रीज, अरे केशव नंदा भारती कौन थे, क्या थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो फिर केस को दोबारा देखते हैं, ठीक है. उन पुराने केसेस को देखो, सिविल लॉ में देखा तो जाता है कि हमने उस टाइम पे क्या डिसीजन दिया था, वो देते हैं, बट वो लोग साइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. उन्हें पुराना, मतलब नया केस पूरी तरीके से देखना पड़ता है, नए तरीके से देखना पड़ता है, नई तरीके से उन्हें देखना पड़ता है. सिविल लॉ कंट्रीज और कॉमन लॉ कंट्रीज में ये होता है. कॉमन लॉ कंट्रीज में स्टेयर डिसाइसिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है. सिविल लॉ में ऐसा, सिविल लॉ कंट्रीज जो मैंने बताई, जर्मनी, रशिया, इन सब में ऐसा प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है स्टेयर डिसाइसिस का. वो लोग पुराने केस लॉस को साइड नहीं कर सकते हैं. दे हैव टू लुक एट इट ऑल टुगेदर, ठीक है. नया सीरियस उन्हें देखना पड़ता है. समझ आया? अब स्टेयर डिसाइसिस. अब देखते हैं पैरी पैसो. पैरी पैसो मतलब होता है रैंकिंग इक्वली एंड विदाउट प्रेफरेंस. मतलब ये मुझसे लोन लेने आया, ये मुझसे, इतने सारे लोग मुझसे लोन लेने आए, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ पैरी पैसो लगाऊंगी. मतलब भाई सब एक को मिल ले, दो अपने इतने लाख का एसेट रख जाओ, इतने टाइप का एसेट रख जाओ, और पैरी पैसो मींस इक्वल हो. किसी ये थोड़ी मैं इसको लोन दूंगी, उसको नहीं दूंगी, उसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी, सबसे मुझे सेम इंटरेस्ट आना है, मैं सबको लोन दे दूंगी. मींस यू आर रैंकिंग देम इक्वली एंड विदाउट प्रेफरेंस. ये अप्लाई होता है लीगल कंटेक्स्ट में. पैरी पैसो का मतलब होता है बहुत सारी पार्टीज हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, सब मेरे लिए एक बराबर है, ठीक है. ये नहीं कि ये मेरे लिए ऊपर है, ये नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी क्लेम है, कोई भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मींस समथिंग दैट वन मस्ट डू, और ट्रीटेड द सेम, सब एक हैं. जो भी मल्टीपल पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, रैंक इक्वल ही है, विदाउट प्रेफरेंस हम उन्हें रैंक देते हैं. इंश्योरेंस क्लेम है, कुछ भी है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. इसे ही पैरी पैसो बोला जाता है. एक होता है, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, सिट्रस पैरिबस. सिट्रस पैरिबस का मतलब होता है ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम. कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, बट आई वांट टू टेल यू इसका मतलब क्या होता है ऑल थिंग्स रिमेनिंग सेम. ये होता है जैसे हम कोई रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, जैसे कि यू ऐड सो एंड सो, जैसे ये HCl तुमने इस वाले लिक्विड में ऐड किया, मतलब
कुछ भी ऐसे ले सकते हो। तो सिट्रस पैरेबस मतलब और सब सेम है और कोई हम रिएक्शन नहीं कर रहे, बस हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं सिट्रस पैरेबस, ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बस बाकी सब ठीक है, बस इसको इसमें ऐड कर दो सिट्रस पैरेबस, ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सिट्रस पैरेबस और पैरी पैसो का कोई वो नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये अलग है पैरी पैसो और ये अलग चीज है, बट याद आया तो तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेमो डेबिट एसे ज्यूडिक्स इन कॉजा इन स्वा प्रोप्रिया कॉजा। अब क्या है, इसे कभी कभी बोलते हैं नेमो डेबिट इन कॉजा स्वो, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नेमो डेबिट इन कॉजा स्वो, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे, नेमो डेबिट ऐसा ज्यूडेक्स इन स्वो प्रोप्रिया कॉजा, ये दोनों एक ही मतलब होते हैं। इसे देखो, ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स है, मैंने बाय वे ऑफ रील तुम्हारे साथ कवर करे थे, अगर तुम लोग को याद हो तो। उसमें क्या बोला था कि देयर नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, ठीक है, फेयर हियरिंग होनी चाहिए, जो पर्सन अपॉइंटेड है, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस का मतलब क्या है, जो पर्सन है अपॉइंट किया गया है, ही हैज टू बी फेयर, ही हैज टू बी रीजनेबल, बायस नहीं होना चाहिए। रीजनेबल इंसान जो है वो तुम्हारे डिसीजन दे रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट बी, नो वन ऑट टू बी अ जज इन हिज ओन केस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम, अथॉरिटी जो डिसीजन दे रही है, चाहे वो जज है, चाहे वो कोई भी डिसीजन दे रही है, आर्बिट्रेटर है, मस्ट बी कंपोज ऑफ इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, someone who is impartial is someone who's unbiased and should act fairly, कोई prejudice means कोई biasness नहीं होनी चाहिए, and he should not be biased, he should be equal, उसे equal treat करना चाहिए, and बस ये होता है nemo debit ऐसे judex in sua propria causa, ठीक है। ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो, देखो प्रोनाउंसिएशन तो इनकी लैटिन फ्रेंच ये सब प्रोनाउंसिएशन है जो हमें पता लगता है, एज इन जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो सब मैं तुम्हारे से कवर कर दिया। फिर एक्स एक्वा एट बोनो, कई ये वर्ड बोनो आएगा, इट इज फॉर गुड, पब्लिक गुड। बोनो कहते हैं ना, प्रो बोनो केसेस, प्लीज प्रो बोनो कर दो ना, क्या होता है कि तुम लॉयर के पास जाते हो तो वो अपनी फीस बताता है तो कहते हैं प्लीज प्रो बोनो कर दो ना। प्रो बोनो मतलब पैसे मत लो, बस ऐसी एज अ चैरिटी जैसे डोनेशन टाइप केस हमारा सॉल्व करो, दैट इज प्रो बोनो, ठीक है। सो एक्स एक्वा एट बोनो का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड इज एक्स एक्वा एट बोनो। टर्म को हम एमिएबल, एमिएबल मतलब क्या होता है, एमिएबल मींस फ्रेंडली, एमिएबल कॉम्पोसिटियर बोलते हैं, कंपोसिटियर बोलते हैं, एमिएबल कॉम्पोसिटियर भी बोलते हैं एक्स एक्वा एट बोनो को। ये रेफर करता है ट्राइब्यूनल का कंसिडरेशन ऑफ अ डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू क्या फेयर है एंड जस्ट है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या सही है क्या राइट है फॉर द गुड ऑफ पीपल, क्या सही है क्या राइट है। तो कोई भी ये सिर्फ ट्राइब्यूनल को रिलेटेड नहीं है, ये कहीं भी रिलेटेड हो सकता है, समथिंग दैट इज राइट गुड, इसको हम प्रिंसिपल को बोलते हैं एक्स एक्वा एट बोनो, rather than law, rather than applying strict law, ex equo et bono means something that is right, something that is good। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि हम स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये समवॉट रिलेट कर सकते हो, बट एक्स एक्वा एट बोनो का मतलब होता है फॉर द गुड ऑफ पीपल, ठीक है। बोनो मीन्स जस्ट ओनली, देन क्या फेयर है क्या जस्ट है, एंड rather than strictly applying laws देखते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड का उल्टा क्या होता है, मैलेफाइड। कहीं भी मैला जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, बोना हमेशा अच्छा वर्ड होता है। बोनाफाइड मीन समथिंग दैट्स जेन्युइन, समथिंग दैट्स रियल, समथिंग दैट्स नॉट फेक, समथिंग दैट्स नॉट होक्स, होक्स आर्टिफिशियल नहीं है, रियल जेन्युइन, इंटेंशन नहीं है चीट करने का, डिसीव करने का इंटेंशन नहीं है, इज बोनाफाइड, ठीक है। फिर उब्रीमाफाइड क्या होता है, मैंने साथ साथ से लिखा है, उब्रीमाफाइड होता है utmost good faith, utmost good faith is उब्रीमाफाइड, ये यूज होता है, इट इज द नेम ऑफ द लीगल डॉक्ट्रिन जो गवर्न करता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में उब्रीमाफाइड यूज होता है। दिस मीन्स दैट ऑल पार्टी जो है मस्ट डील इन गुड फेथ, अगर तुम इंश्योरेंस करा रहे हो तो यू शुड बी इन गुड फेथ। उब्रीमाफाइड इंश्योरेंस के टाइम यूज होता है। फुल डिक्लेरेशन करो हर मटेरियल फैक्ट का, किसी चीज का भी अगर इंश्योरेंस हो रहा है, इन इंश्योरेंस प्रपोजल यू मस्ट डिस्क्लोज, सब चीज खुली कर दो कि हाँ ये है ये है ये है, सब मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दो, दैट इज उब्रीमाफाइड्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर रेस इप्सा लोकेटर। रेस इप्सा लोकेटर मींस अ थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ,
ठीक है, लैटिन फ्रेज है विच मीन्स द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इन द लॉ ऑफ थॉट्स, ये बहुत पॉपुलर डॉक्ट्रिन है, रेस इप्सा लोक्यूटा बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में आता है, पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखो तो बहुत पूछा गया है ये। इन केसेस जहां पर एविडेंस इटसेल्फ सफिशिएंट है, जैसे कि अगर डेफोमेशन है, डेफोमेशन के केस में अगर तुम्हें किसी ने तुम्हें डिफेम किया है तो सबको दिख रहा है डिफेम क्या रखा है, तो रेस इप्सा लोक्यूटा, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, खुद पता लग रहा है, एविडेंट है, क्लियर हो गया है कि हाँ भाई डेफोमेशन है, डेफोमेशन का केस है, डिफेम कर रखा है, he will be liable to pay you so and so amount. In cases where evidence itself sufficient होता है प्रूव करने के लिए कि this man is guilty, this man is liable, in that case this maxim is used. So the maxim points out any circumstantial evidence or an object which itself shows कि जो act है वो commit हो रखा है और proof देने की हमें जरूरत नहीं है. It shows that if the defendant was not negligent, the accident wouldn't have happened. अगर ये नेग्लिजेंस ना दिखाते, रेस इप्सा लोक्यूटर बहुत बार नेग्लिजेंस में भी यूज होता है, अगर नेग्लिजेंस जो है सबको दिख रहा है, देखो नेग्लिजेंस है, अगर नेग्लिजेंस ना दिखे ना, अगर ये करता तो ये इंसान लायबल ना होता, ये एक्सीडेंट होता ही ना. और इसको रेस इप्सा लोक्यूटर मतलब खुद ही दिख रहा है, एविडेंट है, साफ दिख रहा है. समझ रहे हो इस बात को? अब मैंने तुम्हें एक और बताया था ना, वेल मॉरिटर वाला बताया था, उसमें पर्सन हु डाइज, उसके राइट में उसके साथ डाई हो जाते हैं. इन दैट केस अगर वो कोई डेड पर्सन है और उसको कोई डिफेम करने का ट्राई करे और उसके वो डिफेमेशन का केस उसके अगेंस्ट लग सकता है? मरे हुए इंसान को क्या डिफेमेशन का केस ला सकता है? नहीं ला सकता है. ठीक है, बस एक एग्जांपल है कि जो मर चुका है उसका तो ला नहीं सकते, और अगर कोई तुम्हें वैसे डिफेम कर रहा है तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई इसे डिफेम किया जा रहा है, राइट? दैट इज रेस इप्सा लोक्यूटर. फिर राइजन डेट्रे. राइजन डेट्रे मींस रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन या पर्पस क्या है किसी चीज का या किसी चीज की एग्जिस्टेंस का, कुछ हो रहा है, कोई भी चीज का रीजन जानना, दैट इज राइजन डेट्रे. मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन या पर्पस फॉर समवन और समथिंग्स एग्जिस्टेंस इज राइजन डेट्रे. ठीक है, ये बिल्कुल करंट अफेयर का है. करंट अफेयर्स में दे रखा था राइजन डेट्रे मींस उसने ये सो एंड सो काम किया. राइजन डेट्रे मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहा सो एंड सो एक्शन के पीछे या किसी और चीज के पीछे, राइट? दैट इज raison d'etre. Very important, you should be knowing it. And with this we come to an end of part 2. थोड़ा सा अगर लेंथी हो जाता है, this is because I'm trying to explain. I want you to learn, share it with me. And thank you so much for watching this video. Any doubts, don't forget to DM me. मुझे जरूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे बेस्ट ऑफ मटेरियल पोस्ट होता है. And don't forget to subscribe me as well. And any doubts, do let me know in the comment box. Thank you so much for watching this video. Take care. And this is my email ID. You can write it to me on my email ID. And any doubts, do let me know. सब आपको links वैसे description box में मिल जाएंगे. Thank you so much. There will be 4 parts to this. I will cover it in 4 parts. Watch all the 4 parts. It will make a lot of sense to you. All right. Take care. Till then, keep watching and bye bye.